नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, यानी किसी भी वर्ण को बोलने में हम जो प्रयास करते हैं उसमें कितना हमारी सांसें निकलती है और कितना घर्षण होता है, या हम उसमें कितना प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर कौन कौन से वर्ण किस किस प्रयत्न में आते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो प्रयत्न के दो भेद होते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है ऐसे प्रयत्न जो मुंह के अंदर से होते हैं। बाह्य प्रयत्न का मतलब जो सांसों को बाहर निकालने में होते हैं। इस प्रकार से प्रयत्न के कितने भेद हो जाते हैं? दो भेद हो जाते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब यहाँ देखना कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, इसमें से पूरा आपको पढ़ना नहीं है। हिंदी के सिलेबस में बस बाह्य प्रयत्न के 4 भेद पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक, हालांकि इसका एक वीडियो लास्ट में जो संस्कृत का है उसे हम दे देंगे, क्योंकि टेट सीटेट में हो सकता है आपको पूछ सकता है। बाकी वनडे एग्जाम में इससे नहीं पूछेगा। लेकिन इतना जान लेते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 कौन कौन से होते हैं। चलिए, पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा होगा ईषद स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा ईषद विवृत और पांचवा आपका है संवृत। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। ईषद स्पृष्ट यानी किसी भी वर्ण में जीवा क्या करती है, उच्चारण स्थान को आधा स्पर्श करती है। ईषद का मतलब होता है आधा, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। विवृत का मतलब होता है मुख द्वार का पूरा खुला होना, और ईषद विवृत का अर्थ होगा कि आधा खुला हुआ, यानी जिसमें क्या होता है, मुख द्वार आधा खुला होता है। संवृत का मतलब होता है बंद हुआ। ठीक, अब बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो बताए गए 11 भेद होते हैं। इसमें पहला होगा आपका विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा अघोष, छठा सघोष, सातवां होता आपका अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नवां उदात्त,
10वां होता है अनुदात्त, 11वां होता है स्वरित। सघोष को घोष भी बोलते हैं, घोष। और उदात्त को उच्चैरुदात्ता, अनुदात्त को निश्चैरुदात्ता भी बोलते हैं। ठीक, 11 प्रकार हो गए। आपको बताया गया था कि पूरा पढ़ना नहीं है, इसमें से केवल आपको 4 पढ़ना है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये 4 आपको पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में इससे ही पूछेगा आपसे, बाकी यहाँ से आपको नहीं पूछेगा। इतना पूछ सकता है कि प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो 11 भेद होते हैं। बस, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। हालांकि अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे, हो सकता है पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें इन 4 को हमको पढ़ना है। हिंदी के उच्चारण प्रयत्न ये 4 होते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, ये होता क्या है। अघोष की परिभाषा देखेंगे। अघोष कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार में घर्षण, अत्यल्प अथवा घर्षण, अत्यल्प अथवा नाम मात्र का होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण में अघोष वर्ण में वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं ऊष्म के स ह वर्ण आते हैं। इसकी संख्या इसकी संख्या 13 होती है। यानी अघोष वर्णों की संख्या पूछेगा तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ठीक, फिर आपसे पूछ सकता है सघोष वर्ण। सघोष कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके
उच्चारण में मुख से मुख विवर में घर्षण अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। उसे सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ और ऊष्म का ह वर्ण आता है। इसकी कुल संख्या इसकी कुल संख्या 20 होती है। इसकी कुल संख्या 20 होती है। देखिए एक चीज़ जानते रहिएगा, जो यहाँ पर प्रयत्न आपको बताया जा रहा है, प्रयत्न में केवल 33 वर्ण ही गिने जाते हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं 33, यानी क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, अंतस्थ और ऊष्म, बस यही 33 व्यंजन इसमें गिने जाते हैं। स्वरों की गणना नहीं होती है। अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे स्वर कैसे इसमें आते हैं, कैसे गिने जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें याद कर लीजिएगा, आपको कुछ याद करना नहीं है, केवल इतना याद करना है, पहला और दूसरा। परिभाषा कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहला दूसरा व्यंजन इसमें आएगा, वर्ग का एवं स आएगा। पढ़ना कैसे है ये भी अभी आपको बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें का रहा है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा। इसके बाद अंतस्थ और ऊष्म का ह आएगा। इसकी संख्या पूरा 13 होती है और इसकी कुल संख्या 20 होती है। मिला के आपके मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक। हाँ अच्छा, ये हाँ यहाँ ले दिए, चलिए अच्छा ये बता दिए। स आता है इसमें, ठीक। हाँ यहाँ गलती से हाँ लिखा गया था ना, ध्यान नहीं दिया। हाँ इसमें आएगा, स इसमें आएगा, ठीक। इसको पढ़ने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। जैसे पहला दूसरा पढ़ना है तो क ख च छ ट ठ त थ प फ स, बस यही पढ़ना है इसको, ठीक। अभी आपको बताएंगे, ये गलती से वहाँ स लिखा गया, हाँ लिखा गया था। बाकी सब सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद हमको परिभाषा देखना है अल्प प्राण और महाप्राण की। दूसरी चीज़ याद करिएगा, यहाँ पर देखिए घर्षण की बात करता है। अघोष और सघोष में घर्षण की बात करता है। जब हम अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे तो इसमें प्राण यानी श्वास की बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं अल्प प्राण की। प्राण का अर्थ होता है श्वास, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा थोड़ी निकलती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण
करते समय मुख से श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा नाम मात्र की निकलती है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण में अल्प प्राण वर्ण में ये तो हो गया वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ आते हैं। इसकी कुल संख्या 19 होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा नाम मात्र की निकलती है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है एवं अंतस्थ आते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं महाप्राण वर्ण की। महाप्राण वर्ण, महा का मतलब होता है महान, लेकिन यहाँ महान का अर्थ किससे लिया जाता है? बड़ी। प्राण माने श्वास, यानी जिसमें ज़्यादा श्वास निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, इसकी ही परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण में वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या 14 होती है।
ये आपकी परिभाषा है। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण में वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक, ये आपकी परिभाषा हो गई अघोष, सघोष, अल्पप्राण एवं महाप्राण की। अब देखना है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक, एक चीज़ और याद करिएगा, जो स्वर होते हैं समस्त स्वर, इनकी गणना तो होती नहीं है, लेकिन जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, तथा अगर प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण होते हैं। समस्त स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, इनकी गणना नहीं की जाती है। एक चीज़ और याद करना है, जो महाप्राण वर्ण होते हैं इसमें से 2 एक साथ नहीं बोले जा सकते हैं, यानी 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। अब हम उच्चारण करके देखेंगे किसको कैसे बोला जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें 33 व्यंजन आते कौन कौन से हैं और इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। कक्षा 1 में आप लोगों ने क ख ग पढ़ा होगा। काश तभी मेहनत कर लिए होते तो आज नहीं पढ़ना पड़ता। ये 33 हो गए। ठीक, जो 33 व्यंजन होते हैं इसमें ये जो 5 होते हैं ये स्पर्श होते हैं। स्पर्श यानी कुचु टू तु पु। कु माने क वर्ग, चु माने च वर्ग, टू माने ट वर्ग, तु माने त वर्ग, पु माने प वर्ग। ये कुचु टू तु पु कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये स्पर्श होते हैं। और ये जो होते हैं ये 4 अंतस्थ होते हैं, और ये 4 जो होते हैं ये ऊष्म होते हैं। ठीक, 25 4 29 4 33। ये जो 33 होते हैं ये क्या होते हैं? आपके मूल व्यंजन होते हैं। इसी 33 मूल व्यंजनों की गणना इसमें की जाती है। ठीक, अब इसे पढ़ा कैसे जाता है? बताया गया था इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये 5 वर्ग होते हैं। अब 5 वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो बताया गया था एक वर्ग में 5 वर्ण, और 5 का 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ण होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 वर्ण होते हैं। अब आपने पढ़ा था अघोष वर्ण परिभाषा, फिर सघोष की परिभाषा आपने देखा था। इसके बाद आपने अल्पप्राण की परिभाषा देखा था, फिर आपने महाप्राण की परिभाषा देखा था। अघोष में बताया गया था किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं एवं ऊष्म के 3 व्यंजन स, स और स।
इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। सघोष में बताया गया था तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आते हैं, अंतस्थ आता है और ऊष्म का ह आता है। इसकी कुल संख्या 20 होती है। ठीक। इसके बाद बताया गया था अल्प प्राण में आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आता है एवं अंतस्थ आता है। इसकी कुल संख्या अंतस्थ और ऊष्म अंतस्थ आता है। इसकी कुल संख्या 19 होती है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड आता है एवं ऊष्म आता है और इसकी कुल संख्या 14 होती है। ठीक। आपको याद कैसे करना है बताया गया था, परिभाषा नहीं याद करना, परिभाषा इसके पहले आप लोग देख चुके हैं, परिभाषा भूल जाइए। ठीक। आपको केवल याद करना है पहला, दूसरा, यानी 12 और स 12 याद करना है और स याद करना है। इसका मतलब क्या हो गया? अघोष हो गया। फिर आपको 345 याद करना है, अंतस्थ प्लस ऊष्म का ह याद करना है। ये क्या हो जाएगा? आपका सघोष हो जाएगा। इसके बाद आपको 135 याद करना है, अंतस्थ याद करना है। ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद आपको 24 याद करना और ऊष्म याद करना है। ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसे पढ़ा कैसे जाता है। अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो हमको 5 वर्ड पढ़ना पड़ता है, क ख ग घ ङ। ठीक। अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो भी हमको 5 वर्ड पढ़ना पड़ता है, क च ट त प। इधर से पढ़ेंगे तो भी हमको 5 वर्ड पढ़ना पड़ेगा, यानी प फ ब भ म। वर्गीय व्यंजनों की बात हम करते हैं। इधर से पढ़ेंगे तो भी 5 वर्ड पढ़ना पड़ेगा, ङ य ड़ न म। यानी किसी भी तरफ से हम पढ़ेंगे तो हमको 5 वर्ड पढ़ने पड़ते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसका नाम एक और दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। कभी भी आपसे पूछता है वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 25 होते हैं। चारों तरफ से आपको 5-5 वर्ड पढ़ने हैं। कक्षा 1 में आपने पढ़ा था क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ये नहीं पढ़ना है, भूल जाना है। ठीक। अब यहाँ पर आपको प्राण पढ़ने हैं और घोष पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमें अघोष कैसे पढ़ना है? 1 और 2, यानी पहला और दूसरा पढ़ना है, इधर पढ़ना ही नहीं, छोड़ देना है। ठीक। अब देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? स पढ़ना है, यानी इधर नहीं जाना, इधर ही पढ़ना है। ठीक। जीवा को यहाँ से रोकना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। पहले आराम से पढ़ के देखते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ स। केवल इसको पढ़कर देखना है। अगर पढ़ना अच्छे से आपको आ गया तो इसे भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक। इसके बाद आप तेज़ी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ स। अगर इतना आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अघोष व्यंजन का नाम ले रहे हैं। अब सघोष क्या कर रहा है कि सघोष 345 होता है प्लस अंतस्थ एवं ऊष्म का ह होता है। यानी जितने वर्ड हम पढ़े हैं अब इनको छोड़ देना है और जितने वर्ड बचे हैं बस इसी को पढ़ना है। इधर नहीं पढ़ना है, पढ़ना यहाँ से शुरू करना है, यहाँ अंत, फिर यहाँ से शुरू, यहाँ अंत। चलिए पढ़कर देखते हैं। ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह। ठीक। फिर से देख लीजिए। ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह। इतना आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? सघोष व्यंजनों का नाम ले रहे हैं। ठीक। फिर आपका अल्प प्राण क्या कह रहा है कि इसमें 1, 3, 5 पढ़ना है। हो गई दिक्कत ना? यानी एक पढ़िए, बीच में एक छोड़ दीजिए, फिर इसको पढ़िए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से पढ़िए। यानी आपको अब यहाँ से एक एक कदम कूदना है। यानी क के बाद ग पढ़ना है, फिर ङ पढ़ना है। छूटना नहीं चाहिए आपका, सॉरी, ये आपका दोनों छूटना चाहिए। ठीक। चलिए पढ़ के देखते हैं। क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म स सॉरी य र ल व। हाँ यही पढ़ना है ना, अंतस्थ पढ़ना है, अंतस्थ केवल पढ़ना है। य र ल
वह। ठीक, इतना आपको पढ़ना है। अगर इतना आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप अल्प प्राण वर्णों का नाम ले रहे हैं। जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएगा, तेजी से आप पढ़ सकते हैं। क ग ङ च ज ञ ट ढ ढ त द न प ब म य र ल व। ठीक, यहाँ तक अगर आप पढ़ते हैं तो अंतस्थ हो जाएगा। अंतस्थ के आगे आपको आना नहीं, यानी ये चारों छोड़ देना है। अब आपको पढ़ना है दूसरा और चौथा। इसके पहले भी आपको बताया गया था कि 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है। दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ य स स ह, एक साथ में आप पढ़ सकते हैं सभी व्यंजनों को। लेकिन होता क्या है, जब हम ख और घ को एक साथ पढ़ते हैं तो इसके उच्चारण स्थान में विकार आ जाता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। अतः इसके उच्चारण में जिह्वा पूर्ण रूप से इसके स्थान को स्पर्श नहीं कर पाती है। केवल हमें लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विकृति अंदर ही अंदर हो जाती है, ठीक कैंसर की तरह ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने कंडीशन रखा जाता है कि 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अघोष की बात करेंगे तो अघोष कहता है कि 12 होता है, स स होता है, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ स स। इतना आपका क्या हो गया, अघोष हो गया। सघोष की बात करेंगे ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ढ द ध न ब भ म य र ल व ह। इसके बाद बात करेंगे अल्पप्राण की। अल्पप्राण कहता है कि पहला, तीसरा, पांचवा होता है और अंतस्थ होता है, यानी क ग ङ च ज ञ ट ढ ढ त द न प ब म य र ल व। उष्म की बात करेंगे तो उष्म कहता है 24 होता है, और उष्म महाप्राण की बात करेंगे तो इसमें कहता है 24 होता है प्लस उष्म होता है, यानी ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, जिसके बाद स ह। ये आपके प्राण हो गए। इनके अलावा एक चीज़ और आपको याद करना है, नोट में कहीं पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व या द्वित्व बोलते हैं। द्वित्व या द्वित्व शायद ये अभी नहीं बताया गया था। द्वित्व या द्वित्व का मतलब होता है जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होता है। ठीक, परिभाषा कहीं आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ, इधर दिख रहा है। हाँ, इसे मिटा के मैं लिख देता हूँ। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होता है, तो उसे द्वित्व या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सामान्य व्यंजन का मतलब होता है कि जैसे अगर क है तो क से क ही मिलेगा। जैसे आप लिखते हैं पक्का, फिर आप जैसे लिखते हैं दिल्ली, फिर आप लिखते हैं बिल्ली, आप लिखते हैं मम्मी। ठीक, अब यहाँ पर ल और ल क्या कहा जाएगा, आपका द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा। कभी कभी आपसे ऐसे शब्द दे देता है, पूछता है इसमें किस व्यंजन का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको द्वित्व व्यंजन लगाना है। ठीक, चलिए अब शायद इसमें कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ आपका वर्णमाला समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम पुनः चलेंगे, तो वहाँ से हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए, आज के लिए सभी को धन्यवाद।